पूरा नहीं होता दीवार कैमरा। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को हिपेरिन के बारे में बताया था। हिपेरिन में मतलब हम हिमेटोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं। अब हिमेटोलॉजी में मैंने अभी आप लोगों को क्या किया था, हिपेरिन मेडिकेशन के बारे में बताया था। ये किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट द लेवल ऑफ एपीटीटी, अफेक्ट द लेवल ऑफ एपीटीटी। देखो मैंने वहां पर लिख दिया था 60 मिनट, लेकिन होगा क्या 60 सेकंड। उस मिनट को सेकंड में चेंज कर लेना, मिनट को क्या करना है सेकंड में चेंज कर लेना। यहां पर मैंने बताया था अगर वैल्यू 60 सेकंड से कम आए, मैंने आप लोगों को बताया था कि एपीटीटी का जो वैल्यू होगा हिपेरिन के साथ में वो कितना होना चाहिए, 60 सेकंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 सेकंड होना चाहिए। तो इस वैल्यू को आप लोग चेंज कर लेना। मैंने पहले क्या लिखवा दिया 60 मिनट। क्या करना है आप लोगों को 60 सेकंड करना है। अगर वैल्यू 60 सेकंड से कम है तो हिपेरिन की डोज को क्या करना है? इंक्रीज करना। हिपेरिन की डोज को क्या करना है? बढ़ाना पड़ेगा। अगर 60 सेकंड से लेकर के 80 सेकंड तक आता है तब आप लोग क्या करना है? हिपेरिन को कम करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे, डिक्रीज करो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क हो गया है ब्लीडिंग होने का। नेक्स्ट आता है अगर वैल्यू 80 सेकंड से लेकर के 120 सेकंड आए तो उस कंडीशन में क्या करना है? स्टॉप द हिपेरिन, स्टॉप द हिपेरिन इंजेक्शन, स्टॉप द हिपेरिन इंजेक्शन क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड कर लेना, मिनट नहीं आएगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? वो होती है हमारी 20 to 35 सेकंड होगी। लेकिन बाय मिस्टेक मैंने आप लोगों को जब मैंने टेस्ट के बारे में बताया तो मैंने सेकंड की जगह पे क्या बोल दिया? मिनट बोल दिया। ठीक है, उसको चेंज कर लेना आप। क्या आएगा वहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ सेकंड आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ मिस्टेक। सो आपको क्या करना है? सेकंड में उसको क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, वो है वारफेरिन। क्या है? वारफेरिन। नेक्स्ट मेडिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो कौन सी है? वारफेरिन। वो कौन सी है? वारफेरिन। ठीक है, वारफारिन। इसको क्या बोला जाता है? वारफेरिन को ओरल एंटीकोगुलेंट। क्या बोला जाता है इसको? ओरल एंटीकोगुलेंट, ओरल एंटीकोगुलेंट। कुछ एक चीजें याद रखते चले जाना है। इसका जो केमिकल नेम होता है वारफेरिन का, वो होता है कोमेडिन। ठीक है, क्या होता है? कोमेडिन। फॉर एग्जाम्पल जो लोग रेड किलर खाते हैं, जो लोग क्या करते हैं? रेड किलर खा लेते हैं। जो टेबलेट आती है रेड किलर की चूहों को मारने के लिए, वो रेड किलर का क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं। जो रेड किलर होता है उसमें क्या होता है? रेड किलर कंटेन वारफेरिन। क्या होता है इसमें? रेड किलर में कंटेन वारफेरिन होता है इसमें। और ये किसको अफेक्ट करती है? देखो ध्यान से सुनना। क्लोटिंग फैक्टर 10 को क्या कर देता है? इंक्रीज। क्लोटिंग फैक्टर 10 की एक्टिविटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा? प्लेटलेट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्लेटलेट प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। ब्लीडिंग भी क्या होती है? इंक्रीज। और दूसरा क्या है? बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट आएगा। क्या आता है? पॉइजनस इफेक्ट आता है। जब ये दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे तो क्या हो सकती है? पेशेंट की डेथ हो जाएगी। क्या होगी? पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये तीन चीजें आप लोग याद रखना। अब हम बात करते हैं वारफेरिन की एंटीडोट की। वारफेरिन का एंटीडोट। ठीक है, इसका एंटीडोट मैंने क्या बताया था आप लोगों को? विटामिन के
1 आएगा इसका एंटीडोट। क्या आएगा? विटामिन K1 आएगा। फाइलोक्विनिलोन, फाइनोक्विनिलोन इसका एंटीडोट क्या होता है देखने को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एंटीडोट के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो वारफेरिन है, ये अपने ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर, या फिर सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, फॉर फर्स्ट 3 डेज, जो पहले 3 दिन होते हैं, फॉर फर्स्ट 3 डेज, जो पहले 3 दिन होंगे, ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस विटामिन के लेवल। किसके लेवल को बढ़ाएगा? ये विटामिन के के लेवल को बढ़ाएगा। अब जैसे इसने विटामिन के के लेवल को बढ़ाया, ये क्या करता है? हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। किस में हेल्प करता है? हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। अगर क्लोटिंग फैक्टर की मैच्योरेशन में हेल्प करेगा तो क्लोटिंग फैक्टर का लेवल भी क्या हो सकता है? इंक्रीज हो जाएगा। क्लोटिंग फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही क्लोटिंग फैक्टर इंक्रीज हुआ, ब्लड कोएगुलेशन क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। कोएगुलेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात करते हैं फॉर नेक्स्ट 3 डेज। फॉर नेक्स्ट 3 डेज ये क्या करेगा? इट डिक्रीजेस क्लोटिंग फैक्टर 10 फंक्शनिंग। 10 फंक्शनिंग, क्लोटिंग फैक्टर 10 की फंक्शनिंग को क्या करता है? ये डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड कोएगुलेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ब्लड कोएगुलेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है। और क्या हो सकता है? ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हमने पढ़ा इन चीज़ों के बारे में कि क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और पहले 3 दिन के लिए क्या रहेगा, और लास्ट के 3 दिन के लिए क्या रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो वारफेरिन है, वो क्या है? मेंटेनिंग एंटीकोएगुलेंट है। मेंटेनिंग, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो? मेंटेनेंस एंटीकोएगुलेंट है। ये क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, मेंटेनेंस एंटीकोएगुलेंट है। मतलब हिपेरिन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। किसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है? हिपेरिन के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। मैंने बोला कि क्या है? वारफेरिन एक ओरल एंटीकोएगुलेंट होती है। कैसी होती है? ओरल एंटीकोएगुलेंट है। उसकी आईवी और सबक्यूटेनियस डोज अवेलेबल नहीं होती। ये रेट पॉइजनिंग में भी क्या होता है? जो रेट किलर्स जो मार्केट में अवेलेबल होती है, उसमें क्या होता है? वारफेरिन अवेलेबल होता है। ये क्या करता है? विटामिन के क्या करता है? इसके लेवल को बढ़ाता है। पहले 3 दिन में क्या करता है? क्लोटिंग फैक्टर के मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा क्लोटिंग फैक्टर मैच्योरेशन होगा, कॉग्निशन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ता स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके 3 दिन के बाद क्या होगा? जो क्लोटिंग फैक्टर 10 है, उसकी फंक्शनिंग को क्या कर देता है? ये इंक्रीज करेगा। जैसे ही क्लोटिंग फैक्टर 10 की फंक्शनिंग को इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करता है? अब वहाँ पर क्लोटिंग क्या होगी? कम होगी। मतलब ब्लड में क्या होगा? क्लोटिंग फैक्टर कम हो रहा है, तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि
कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है वारफेरिन थेरेपी के साथ? या आप लोग क्या लिख सकते हो? स्पेशल पॉइंट ऑफ special point regarding warfarin, स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग warfarin। देखो पहला क्या आएगा? पहला पॉइंट जो आएगा, अवॉइड विटामिन के रिच डाइट। अवॉइड विटामिन के रिच डाइट क्या करनी है? अवॉइड करनी है। दूसरा लिखो, अवॉइड इन प्रेगनेंसी। अवॉइड इन प्रेगनेंसी की क्या करना है आप लोगों को? प्रेगनेंसी में वारफेरिन को क्या करना है? अवॉइड करना है। क्यों? ये क्या कर सकती है? क्रॉस प्लेसेंटा एंड अफेक्ट बेबी, सॉरी फीटस, एंड अफेक्ट द फीटस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अवॉइड विद पहली मेडिकेशन मेटफॉर्मिन, क्या करना है? मेटफॉर्मिन के साथ में। दूसरा एस्पिरिन के साथ में, सॉरी मेटफॉर्मिन नहीं, एस्पिरिन नहीं, सिमेंटिडीन। ये दोनों मेडिकेशन क्या करती हैं? डिक्रीज द इफेक्टिविटी ऑफ वारफेरिन। वारफेरिन की इफेक्टिविटी को क्या करेंगी? ये कम कर देंगे। डिक्रीज द इफेक्टिविटी ऑफ वारफेरिन। ठीक है। नेक्स्ट के हम लोग अगर बात करें, अवॉइड विद यूज ऑफ एस्पिरिन। अवॉइड विद यूज ऑफ एस्पिरिन। ध्यान से सुनना कि क्यों इसको अवॉइड करना है एस्पिरिन के साथ में। पहली चीज सुनना, ये जो एस्पिरिन है, देखो ना, ये जो एस्पिरिन है ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट होती है। ये कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन है ये, स्ट्रॉन्ग एंटीप्लेटलेट मेडिसिन। अब साथ में क्या ले रहे हैं हम लोग? वारफेरिन दे रहे हैं पेशेंट को। क्या देते हैं? वारफेरिन। ये भी क्या है? एंटीकोएगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट है। जब दोनों मिक्सअप हो जाएंगे ना, जब दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवियर ब्लीडिंग, इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवियर ब्लीडिंग। ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है। ये सब हुआ वारफेरिन के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे WBCs के बारे में। ठीक है। क्या करेंगे? WBCs के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं WBCs के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? WBCs के बारे में। ठीक है। देखो WBCs, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल। क्या है ये? वाइट ब्लड सेल। ध्यान से देखना, वाइट ब्लड सेल। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है? सेल। क्या लिखा मैंने? सेल लिखा है। लेकिन जो मैंने आरबीसीज लिखी थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आरबीसीज आर नॉट एक्चुअली सेल्स बट आरबीसीज आर कार्पस्कल्स। लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये क्या हैं? सेल्स होती हैं। ये एक चीज याद रखना, जो डब्ल्यूबीसीज हैं आर ओनली न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल, आर ओनली न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल। कि डब्ल्यूबीसीज ही एक ऐसी
सेल हैं जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोस्ट रेयरेस्ट सेल ऑफ ब्लड। ये कैसी है, हमारे ब्लड की मोस्ट रेयरेस्ट ऑफ सेल होती हैं। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड। ब्लड की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, WBCs है। मैंने पहले आप लोगों को लिखवाया था 8 to 18 माइक्रोमीटर, आप लोग एक और लिख सकते हो इसका साइज 8 to 20 माइक्रोमीटर। फर्स्ट प्रायोरिटी 8 to 18 को देना और सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे आप लोग, 8 to 20 माइक्रोमीटर को आप लोग देते हो। ये क्या, इसके के पास कैसी कैपेसिटी होती है, इट हैज द कैपेसिटी ऑफ डाई एब्जॉर्प्शन। ये क्या करवा लेते हैं, डाई एब्जॉर्प्शन क्या कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इट हैज द कैपेसिटी ऑफ डाई एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट के हम लोग बात करते हैं कि क्यों ये डाई को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या है, एक सेल है और इसके अंदर क्या होता है, ये वेसाइकल होता है, साइटोप्लाज्मिक वेसिकल। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल जो क्या कर सकता है, डाई को एब्जॉर्ब कर सकता है। एब्जॉर्ब द डाई, क्या कर सकता है, डाई को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, मोस्ट रेयरेस्ट सेल ऑफ ब्लड, मोस्ट लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्लड। ठीक है, इट हैज द कैपेसिटी ऑफ डाई एब्जॉर्प्शन। इसका साइज कितना होता है, बात करते हैं इसके नंबर की, नंबर ऑफ WBCs। इसके सबसे कम नंबर ब्लड में किसके होते हैं, WBCs के ही होते हैं। कितने होते हैं, 4000 to 11000 पर mm क्यूब, पर mm क्यूब। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि आप लोग क्या और देख सकते हो WBCs के रिगार्डिंग। मैंने आप लोगों को बताया कि जो WBCs हैं, जो WBCs हैं, इसके जो नॉर्मल नंबर है वो कितना होता है, 4000 to 11000 पर mm क्यूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर नंबर प्लेटलेट WBCs के नंबर कितने से ज़्यादा हो जाएं, 25000 से ज़्यादा हो जाएं, इसको बोला जाता है ल्यूकोमॉइड रिएक्शन। ल्यूकोमॉइड रिएक्शन। अगर WBCs का नंबर मोर देन 1 लाख हो जाएं, 1 लाख से ज़्यादा हो जाएं, इसको बोला जाता है ल्यूकोस्टासिस। क्या बोला जाता है इसको, ल्यूकोस्टासिस इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि ये तो होगा WBCs के नंबर के बारे में हुआ कि एक 25,000 से ज़्यादा है तो क्या होगा, ल्यूकोमॉइड रिएक्शन होगा, और मोर देन 1 लाख हुआ तो क्या मतलब है कि ल्यूकोस्टासिस है। एक चीज़ याद रखना, अगर इन्फेक्शन 11,000 से ज़्यादा देखने को मिले तो हमेशा इंडिकेट करता है ब्लड इन्फेक्शन। ब्लड इन्फेक्शन नहीं, कोई भी जनरल इन्फेक्शन क्या कर सकता है, या आप लोग क्या बोल सकते हो, बॉडी इन्फेक्शन। क्या हो सकता है, बॉडी इन्फेक्शन शो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि ये जो WBCs हैं और क्या करती हैं। याद रखना, WBCs को क्या बोला जाता है, दीज सेल्स आर ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ आवर बॉडी। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ आवर ब्लड और बॉडी। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ ब्लड और आवर बॉडी। लेकिन दूसरी चीज हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक पुलिसमैन हम लोग बोलते हैं ना, ये क्या होता है, पर्टिकुलर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रायोरिटी आप लोग यहाँ पर बॉडी को ना दे करके किसको दोगे, ब्लड को, क्योंकि जो WBCs है वो किसका पार्ट होते हैं, WBCs का ही पार्ट होते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं
जो WBCs हैं किसका पार्ट होते हैं, ब्लड का ही एक पार्ट होती है, ठीक है। तो किसका ट्रैफिक पुलिसमैन होगी, ये ब्लड का होगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBCs। टाइप्स ऑफ WBCs, अगर हम WBCs की बात करें, पहली अगर हम जो टाइप्स होते हैं WBCs को, उसको डिवाइड कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स। साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स, ठीक है, किसके बेस पे करेंगे, साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स पे। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या होगा, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। अगर उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ठीक है। अगर दूसरा क्या होता है, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। और दूसरा क्या है, अगर ग्रेन्यूल्स क्या हैं, एब्सेंट हैं, ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, इनको क्या बोला जाता है, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स। क्या बोला जाएगा इनको, ग्रेनुलोसाइट्स बोला जाएगा। और नेक्स्ट की हम लोग अगर बात करें, जहां पर ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट्स मतलब कि क्या है, इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके डिवीजन को, अच्छे से देखेंगे कि जो अब फर्दर जो ग्रेन्यूल्स हैं, जिस सेल्स में ग्रेन्यूल्स और जिस सेल्स में ग्रेन्यूल्स नहीं है, उनके फर्दर टाइप्स क्या हैं, ठीक है। अब इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे, एग्रेनुलोसाइट्स को बिल्कुल बाद में पढ़ेंगे, पहले अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात याद रखना, इट कैन एब्जॉर्ब डाई। क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये डाई को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कौन कौन सी डाई को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं ये एप्सिलॉन को, और दूसरी कौन सी आती है, मिथाइलिन ब्लू को। दूसरी किसको कर सकते हैं, ये पहले एप्सिलॉन को कर सकते हैं, और दूसरा मिथाइलिन ब्लू को क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, अपने पास एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये कितने टाइप की होती हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, ये 3 तरह की होती हैं। पहली जो होगी इज़्नोफिल, क्या होती है, इज़्नोफिल। फिर दूसरी होती है, इसी को बोला जाता है एसिडोफिल। क्या बोला जाता है इसी को, एसिडोफिल। स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये इज़्नोफिल्स, और इसी को क्या बोला जाता है, एसिडोफिल। फिर आती है बेसोफिल्स, और सबसे लास्ट में कौन सी आती हैं, सबसे लास्ट में आती है न्यूट्रोफिल्स। कौन सी आती है सबसे लास्ट में, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो कुछ एक कंपोनेंट, तो कुछ एक चीज़ों के बारे में तो हम इसको यहीं पे लिख लेंगे, और कुछ एक फिर मैं एक अलग से करके आप लोगों को एक एक के बारे में क्या करूँगा, इनके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अब पहला लिख लेते हैं हम इज़्नोफिल के बारे में। ये एसिडोफिल करती क्या है, याद रखना, ये कैसी होती है, मोस्ट रेयरेस्ट। कैसी होती है ये, मोस्ट रेयरेस्ट एग्रेनुलोसाइट, सॉरी मोस्ट रेयरेस्ट ग्रेनुलोसाइट, मोस्ट रेयरेस्ट ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ये कैसी होती है,
ये होती हैं मोस्ट रेयरेस्ट नहीं सॉरी मोस्ट स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट होंगी। दूसरी चीज आप लोग याद रखना 2 to 4% होंगी, 2 to 4% ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, बस अभी इतना पढ़ लेते हैं, दो पॉइंट। नेक्स्ट अब हम आगे देखते रहेंगे। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है मोस्ट रेयरेस्ट सेल्स। मोस्ट रेयरेस्ट सेल्स या ग्रेनुलोसाइटिक सेल्स, मोस्ट रेयरेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, 0.5 to 1% ऑफ टोटल ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, दो चीजों को यहां पे याद रखो आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। मोस्ट कॉमन ग्रेनुलोसाइट्स, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी ग्रेनुलोसाइट्स होंगी? न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स प्रेजेंट होंगी। ये हमारी WBCs के कितने पार्ट होती हैं, सॉरी WBCs का कितना पार्ट होंगे फिर ग्रेनुलोसाइट्स का? ऑफ टोटल ग्रेनुलोसाइट बोलो या फिर आप लोग WBCs भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कितना % होती हैं? आप यहाँ से ग्रेनुलोसाइट्स को चेंज करके क्या कर सकते हो, WBCs कर लो टोटल परसेंटेज का। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स की जगह पे WBCs करो। मोस्ट कॉमन ग्रेनुलोसाइट्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने % होंगी? 40 to 75% ऑफ WBCs। WBCs का 40 से 75% क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स हमारी होती हैं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कि जो एप्सोइंडाइन है, कि जो RBC है, सॉरी जो इज़नोफिल है, जो इज़नोफिल है ये क्या कर सकती है? अगर आप लोग एप्सोइंडाइन डाई देते हो, इसका कलर कैसा होता है? रेड होगा, और ये कैसी होती है? एसिडिक। ठीक है, इसके बाद ये कलर कैसा दिखाती है? शोज कलर। शोज कलर। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके पास क्या होता है, इनके पास साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स होते हैं। इसके पास क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स होते हैं। इनमें क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसके साथ में है। तो ये क्या करेगी? एप्सोन डाई है जो रेड कलर की और एसिडिक होती है, उसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी और क्या करती है? कलर को शोज करती है, कलर को क्या करेगी? दिखाएगी। लेकिन याद रखना जो बेसोफिल्स हैं, अगर आप लोग इस पे एप्सोइन डाइन देते हो, कौन सी डाई देते हो? एप्सोइन डाई दोगे तो यहां पर ये क्या करेगी? नो एब्जॉर्प्शन, यहां पर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नो एब्जॉर्प्शन। अगर यहां पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? नो कलर कंपार्टमेंट। यहां पर कोई भी आप लोगों को कंपार्टमेंट नहीं दिखाई देगा किसी भी न्यू कलर का। नो कलर कंपार्टमेंट। अगर आप ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हो, अगर आप लोग फिर से इसमें क्या देते हो? एप्सोइन डाई दी जाती है ऐसे पेशेंट्स में, तो क्या करेगा? ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही ये इसको एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद क्या होगा? कलर कंपार्टमेंट क्या होगा? दिखाई देगा। कलर कंपार्टमेंट क्या होगा? यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू की बात करूं, इज़नोफिल की, मैं अलग से लिख लेता हूं इज़नोफिल को। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं? इज़नोफिल के बारे में, रिमेनिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो इज़नोफिल है, जो इज़नोफिल है, ध्यान देना हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक इज़नोफिल के बारे में, कि जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट हैं वो क्या है? इज़नोफिल्स हैं। क्या है? इज़नोफिल्स हैं। स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स के नंबर कितने हैं? 2 to 4% होता है। एप्सोइन डाई क्यू, अब देखना इनके पास क्या था? इनके पास क्या था? साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स इनके पास प्रेजेंट थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? इनको डाई दी। जब भी हम लोगों ने इनको डाई दी है तो उस टाइम पे क्या होता है? एप्सोइन डाई दी तो रेड कलर की एसिडिक होगी, ये क्या करेगी? इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और कलर शो करती है ये। ठीक है,
नेक्स्ट जो इसका बचा हुआ पार्ट है इज़ोनोफिल का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब अलग से इसी के बारे में सबसे पहले डिटेल से पढ़ेंगे। अगर इज़ोनोफिल को हम लोगों ने मिथाइलिन ब्लू डाई से क्या किया, मिथाइलिन ब्लू डाई क्या की, इंजेक्ट की किसी के ब्लड में, तो ये इज़ोनोफिल क्या करती हैं, इसको एब्जॉर्ब नहीं करती। एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो यहाँ पर क्या हो सकता है, नो कलर कंपार्टमेंट कैन बी सीन, नो कलर कंपार्टमेंट कैन बी सीन, नो कलर कंपार्टमेंट कैन बी सीन। तो नेक्स्ट आप लोग याद रखना, जो मैंने अभी बोला कि जो WBCs हैं उनके पास क्या होता है, कंटेन न्यूक्लियस। क्या करती है ये, कंटेन न्यूक्लियस। तो याद रखना जो इज़ोनोफिल है ये कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई सेल है इज़ोनोफिल की, इसके पास जो ये न्यूक्लियस होगा, तो इसके पास जो ये न्यूक्लियस होगा इसके कितने लोब होंगे, दो, एक ये लोब होगा और एक ये लोब होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इज़ोनोफिल है, जो इज़ोनोफिल है ये कैसा न्यूक्लियस रखता है, कंटेन बायलोब्युलर न्यूक्लियस, बायलोब्युलर न्यूक्लियस। ये कौन से न्यूक्लियस को रखेगा अपने पास, बायलोब्युलर, जिसके लोब कैसे हों, दोनों तरफ हों लोब, ठीक है। तो कंटेन बायलोब्युलर न्यूक्लियस। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट रखना चीज कि क्या करती है ये, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये कब कब प्रोटेक्शन करती है, जब भी हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी। क्या होगी, जैसे कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, कौन कौन सी हो सकती हैं, पहली एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक अस्थमा, क्या होगा, कोई एलर्जिक अस्थमा होगा। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, एलर्जिक रेनाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस हो। नेक्स्ट की हम लोग बात करें, इसी को क्या बोला जाता है, हेज फीवर भी आप लोग क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इन कंडीशंस में ये क्या करेगा, एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जिक अस्थमा में और एलर्जिक रेनाइटिस में क्या करती हैं ये इज़ोनोफिल्स, ये क्या हो जाती हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेंगी। जो ये इज़ोनोफिल होंगी ये अपने नंबर को क्या कर लेंगी, यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगी। तो मैंने आप लोगों को इज़ोनोफिल के बारे में ये बताया है कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती हैं, इज़ोनोफिल होती हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया कि जितना भी हमारे बॉडी में WBCs प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर, उसका 2 to 4% पार्ट कौन कंज्यूम करती हैं, इज़ोनोफिल्स कंज्यूम करती हैं। अब क्या करती हैं, इसके पास वेसाइकल क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक वेसिकल होता है, लेकिन फिर भी इसमें से एक डाई तो क्या करती है, अपने कलर को शो कर लेती है, लेकिन दूसरे डाई के रिगार्डिंग ये के कंपेरिजन के साथ, सॉरी, दूसरी डाई के साथ ये क्या करती है, कोई भी कलर कंपार्टमेंट शो नहीं करती। फॉर एग्जांपल कि इसमें हमने एप्सोन डाई को दिया, ये रेड कलर की होगी, एसिडिक होगी, ये क्या करेगी, उसमें कलर शो करती है। लेकिन अगर उसमें हम लोगों ने मिथाइलिन ब्लू दिया, अगर उसमें हम लोगों ने मिथाइलिन ब्लू दिया तो वो क्या करेगा, वो उसको एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वहाँ पर कोई भी कलर कंपार्टमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। WBCs क्या कंटेन करती है, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है कि इज़ोनोफिल्स के पास भी क्या होंगी, न्यूक्लियस होंगी। जो इज़ोनोफिल है उसके पास जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्युलर है, मतलब उसके कितने लोब होंगे, दो, एक ये लोब हो गया और एक इसका हेड वाला लोब हो जाता, जो इसका आगे का लोब है, ठीक है। तो बाइलोब्युलर दोनों तरफ इसके क्या होंगे, लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इज़ोनोफिल अपने नंबरिंग काउंट को कब बढ़ाती है। इज़ोनोफिल अपने नंबरिंग काउंट को जब बढ़ाती है, जब इसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल कोई एलर्जिक अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है या फिर हेज फीवर है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेसोफिल के बारे में, ठीक है।
अभी हमने डिस्कस किया इजनोफिल के बारे में कि किस किस के रिगार्डिंग ये क्या करती है, अपने आप को, अपने नंबर्स को इंक्रीज करने का काम करती है। ये काम करेगी इंक्रीज करने का। मैंने अभी बताया एलर्जिक रेनाइटिस के अगेंस्ट का क्या करती है, अपने नंबर को बढ़ा लेती है। एलर्जिक रेनाइटिस, एलर्जिक अस्थमा और रेनाइटिस को क्या बोला जाता है, हेज फीवर। कुछ एक चीजें और याद रखना यार, जैसे हुकवॉर्म हो गया, हुकवॉर्म इन्फेक्शन हुआ, दूसरा हुआ टेपवॉर्म। अगर ये दोनों का भी क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वहां पर, तो वहां पर भी क्या होती है, इजनोफिल्स अपने नंबर को क्या कर लेंगी, इंक्रीज कर लेती है। इजनोफिल क्या करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेती हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसोफिल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बेसोफिल के बारे में बात करते हैं। बेसोफिल के बारे में हमने पढ़ा कि रेयरेस्ट ग्रेनुलोसाइट है 0.1% टू 1% तक क्या होती है, ये नंबर में होती है टोटल WBCs के। इजनोफिल सॉरी एब्सेंट डाई अगर आप लोगों ने क्या किया है, बेसोफिल में दिया है, तो ये क्या करती हैं, नो कलर कंपार्टमेंट शो करें, क्योंकि इसने इसका एब्जॉर्प्शन नहीं किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसोफिल के बारे में कि क्या होती है। अगर इसमें मिथाइलिन ब्लू दिया, ये क्या कर लेगी, इसको एब्जॉर्ब करेगी एंड शोज कलर कंपार्टमेंट, शोज कलर कंपार्टमेंट। मिथाइलिन ब्लू दिया, ये क्या शो करेगा, कलर कंपार्टमेंट शो करता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें कि इसमें कौन सा न्यूक्लियस होता है, तो इसमें भी कौन सा न्यूक्लियस होगा, बायलोबुलर न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट। कैसा होगा, बायलोबुलर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होगा, लाइफ साइकिल 75 आवर्स बोला जाता है। कितने घंटे बोले जाते हैं, 75 आवर्स। इसका मतलब 0 to 3 डेज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इजनोफिल जो मैंने बोला था, इसका भी कितना होता है, 0 to 3 डेज हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। दूसरा याद रखना, अगर हम बेसोफिल के फंक्शंस को चेक करते हैं, बेसोफिल फंक्शंस को चेक करते हैं हम लोग, तो याद रखना इसको हम बोल सकते हैं दीज आर द फॉर्म ऑफ मास्ट सेल्स, या मास्ट सेल की तरह क्या करती हैं, ये काम करेंगे। दीज आर द फॉर्म ऑफ मास्ट सेल्स। हमेशा याद रखना किसकी फॉर्म, कैसी फॉर्म होती हैं, ये मास्ट सेल होती हैं। मास्ट सेल की तरह अगर ये काम करेंगी तो क्या करती हैं, ये एक तरफ तो मास्ट सेल किसका रिलीज करती हैं, हिपेरिन का रिलीज करती हैं, और दूसरा क्या होता है, हिस्टामिन का रिलीज इंक्रीज हो जाता है। हिस्टामिन का रिलीज क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। अब देखना ये क्या क्या काम करती हैं। अगर हिपेरिन का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में, अगर हिपेरिन क्या होगी, इंक्रीज हुई, क्या हुई, हिपेरिन अगर इंक्रीज हुई, जैसे हिपेरिन का लेवल बढ़ेगा तो क्लोटिंग फैक्टर 10 की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। जैसे ही क्लोटिंग फैक्टर 10 की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंटी प्लेटलेट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ये क्या शो करेगा, एंटी प्लेटलेट शो करेगा। और क्या कर सकता है, ये ब्लीडिंग, सॉरी क्या हो सकती है, ये ब्लीडिंग को भी कॉज कर सकता है, कॉज ब्लीडिंग। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर बॉडी में कहीं पर भी क्या हो जाए, जैसे मान लो फॉर बॉडी में क्या हुआ कि ब्लड कोएगुलेशन की प्रोसेस बढ़ चुकी थी, जैसे तो फिर इसने क्या किया, हिपेरिन के सिक्रीशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पर ये ब्लीडिंग को कोज नहीं करेगा, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग को कोज नहीं करेगा, लेकिन ये क्या कर सकता है, डिक्रीज कोएगुलेशन प्रोसेस, डिक्रीज कोएगुलेशन। और क्या बोल सकते हैं कि कैसा काम करेगा, एक्ट एज एंटी कोएगुलेंट। किसकी तरह काम करेगा, ये
एक्ट एज एंटीकोएगुलेंट कंपाउंड, एंटीकोएगुलेंट कंपाउंड, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट की तरह इसको बोल सकते हो। ये तो हुआ इसके हिपैरिन के बारे में। दूसरा हम लोग बात करते हैं जो अब हिस्टामिन का क्या काम है इसका। हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन ये जो ब्लड वेसल थी, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स जो हैं उसको क्या कर देता है, ये परमिएबल करता है। क्या करेगा? ये परमिएबल करेगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जैसे ही ये परमिएबल करता है, दूसरा याद रखना, परमिएबल कर देगा, उसके बाद जो इसका तीसरा फंक्शन आएगा, जो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है? ये एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ध्यान से देखना कि जब भी मान लो कि कोई ब्लड वेसल है और इसमें क्या हो रहा है, कोई ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या करता है इसमें, कोई भी ब्लड फ्लो कर रहा है, तो होगा क्या, जब यहाँ पर कोई इसमें ब्लड सेल प्रेजेंट है हमारी, तो ये क्या होगा, इसके साथ में अगर हिस्टामिन और साथ में हिपैरिन अगर इससे जुड़ जाएं, तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन क्या करेंगे, कर देते हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। देखो अब होगा क्या, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, क्या होगा, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, अब हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी है, एंटीबॉडी क्या हो चुकी है, बन चुकी है। ठीक है, और यहां पर एंटीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, यहां पर एंटीजन प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आएगा, तो बेसोफिल क्या करती हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करती हैं, प्रोवाइड कर देती हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करेंगी, ये प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पढ़ो, देखो ध्यान से फिर से कि क्या किया इसने, बेसोफिल्स ने मोस्ट रेयरेस्ट ग्रेनुलोसाइट्स थी, 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBCs हैं ये एप्सोइन के साथ कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं करती, कोई कलर शो नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप लोगों ने मिथाइलिन ब्लू दिया, उसको क्या करती हैं, कलर शो करेंगी। उसके बाद फिर मैंने बोला कि दीज आर द टाइप ऑफ मास्ट सेल्स, जो मास्ट सेल करेंगे वो क्या करती हैं, एक तो हिपैरिन का रिलीज करेगी, दूसरा हिस्टामिन को क्या करती है, सिक्रीट करने का काम करती है। जो हिपैरिन है वो क्लोटिंग फैक्टर की एक्टिविटी को कम कर देगी, एक्टिव क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10 की एक्टिविटी को कम करेगी। अगर बॉडी के अंदर कोएगुलेशन प्रोसेस बढ़ा हुआ है, खून गाढ़ा होने लगा है, तो अब उसको पतला करने का काम कौन करती है, ये सेल्स करती हैं। कौन सी, बेसोफिल्स क्या करेंगी, काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये कौन से इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद अब देखते हैं हिस्टामिन का, उसके बाद इन्फेक्शन के बारे में देखेंगे। हिस्टामिन ने क्या किया था, ब्लड वेसल्स को थोड़ा डायलेट किया, वहां से परमिएट उनको कर सकता है, और क्या बोल सकते हैं कि हेल्प करता है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में। क्या करता है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में। जैसे इसने एंटीबॉडी को बनाया, अगर हमारे अब बॉडी के अंदर कोई अगर एंटीजन आता है, तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, ये फाइट कर सकते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शन के अगेंस्ट से क्या करता है, अपनी नंबर्स को बढ़ा लेता है। देखना, जो बेसोफिल्स क्या करेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेता है। बेसोफिल्स इंक्रीज इट्स नंबर, कब कब करेगा इंक्रीज, जो पहला पॉइंट आएगा, फर्स्ट पॉइंट आता है स्किन एलर्जी में, दूसरा आता है वुंड हीलिंग, कहीं पे अगर टीयरिंग हो जाए मसल्स की, बहुत ज़्यादा वुंड हीलिंग हो जाए, किसी को कोई
रोड एक्सीडेंट में कोई वुंड हो जाए, या फिर किसी को नाइफ लगा है, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंटल इंजरी हो जाए, या फिर कोई बर्न वगैरह हो जाए, वहाँ पर भी कौन हेल्प करवाता है? वुंड हीलिंग में बेसोफिल्स काम करवाते हैं। और थर्ड पॉइंट आता है डियर स्टूडेंट्स की आर्टिकेरिया। इनको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पूरा पूरा मतलब इनके बारे में समझाऊंगा। ये हो गया इजनोफिल के बारे में, और हमने पढ़ लिया बेसोफिल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? न्यूट्रोफिल्स के बारे में। देखना न्यूट्रोफिल के बारे में। एक चीज याद रखना, इजनोफिल के बारे में एक चीज और याद रखना, इजनोफिल के बारे में एक चीज याद रखना आप लोग, ये क्या करती है आप लोगों को? बेसोफिल ने क्या करवाया था? एंटीबॉडी मीडिएटेड करवाई थी इम्यूनिटी। ये क्या करवाती है आप लोगों को? हमेशा एक चीज पॉइंट पे याद रखना, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के लिए क्या करवाती है? मैं एक चीज बताना भूल गया, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के अगेंस्ट क्या करवाती है? ट्रीट करती है। ध्यान से देखना, जब भी बॉडी में कोई भी ड्रग सेंसिटिविटी होती है, बॉडी में क्या होती है? कोई भी ड्रग सेंसिटिविटी होती है, तो सबसे पहले जो सेल्स हमारी जो स्टिमुलेट होती है, कौन सी सेल्स स्टिमुलेट होती है? इजनोफिल्स। कौन सी होती है? इजनोफिल्स। तो क्या होता है, इसलिए बोला जाता है कि जब भी हमारी बॉडी, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, याद रखना, रायपुर एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, और BHU में क्वेश्चन पूछा गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि विच सेल्स बिकम्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। तो कौन सी होती हैं? इजनोफिल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? इजनोफिल्स होंगी। अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। जो न्यूट्रोफिल है वो क्या होती है? मोस्ट कॉमन सेल होती हैं। क्या होती हैं? मोस्ट कॉमन सेल होंगी, जो इसके नंबर होंगे 40 to 75% ऑफ टोटल WBCs होंगे, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि इसमें दोनों डाई, मिथाइलिन ब्लू बी, कौन सी डाई? मिथाइलिन ब्लू बी, और एप्सोन डाई क्या हो सकती हैं? दोनों की दोनों क्या हो सकती हैं? दोनों की दोनों, मिथाइलिन ब्लू और एप्सोन, दोनों की दोनों डाई क्या हो सकती हैं? एब्जॉर्ब हो सकती हैं। दोनों की दोनों डाई क्या हो सकती हैं? एब्जॉर्ब हो सकती हैं। न्यूट्रोफिल ही अकेली ऐसी सेल है जो क्या करता है? कलर कंपार्टमेंट शो करता है, कलर कंपार्टमेंट को शो करता है। क्या करता है? शोज कलर कंपार्टमेंट, ठीक है। ध्यान से देखना, अब इसके हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं, इसके बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। बोला जाता है अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, तो ये क्या करता है? इसका काम क्या होता है? इंक्रीज मैक्रोफेजिक इफेक्ट। मैक्रोफेजिक इफेक्ट, मैक्रोफेजिक का मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी में जो आउटसाइडेड जो मटेरियल आया है एज एन एंटीजन, वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी हो सकता है, वो एलर्जिक पोल्यूटेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्लावर्स के पोर्स हो सकते हैं, स्टेपल्स हो सकते हैं, कार्पल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा मैक्रोफेजिक इफेक्ट का काम करेगा, कौन सी सेल करेंगी? वो न्यूट्रोफिल सेल काम करती हैं। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? अगर ये सॉलिड कंपार्टमेंट का स्वेलोइंग करवा रहा है, इंगल्फिंग कर लेता है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, तो फैगोसाइटोसिस है। लेकिन अगर ये क्या करता है? इंक्रीज पिनोसाइटोसिस। अगर ये
सेल के साथ साथ जो हमारे पास एंटीजन आया था उसके साथ साथ अगर वोटर का भी क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है ये, तो उस टाइम पे क्या बोला जाता है, पिनोसाइटोसिस का भी क्या करता है, काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं हेल्प इन द, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नेक्स्ट इन हेल्प इन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कैसे करता है देखते हैं। देखना कैसे ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो न्यूट्रोफिल है, हेल्प इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, हेल्प इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन कैसे करता है ये, ध्यान से सुनना। ये क्या करेगा, एंटीबॉडी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को क्या कर देता है, ये एंटीबॉडी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा ये प्रोटीन हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, ये फॉर्म कर देता है। क्या करता है, फॉर्म्स करता है। ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, फॉर्म करता है। कितने तरीके होती हैं ये, MHC1, MHC2 और लास्ट वन जो आती है वो आती है MHC3। क्या आती है, MHC3। तो अब देखना यार, देखो अब इसने क्या किया है, और सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, और सेल्स को क्या करने लगा है, ये फॉर्म करने लगा है। फॉर्म्स और प्रोड्यूस मोर सेल्स, फॉर्म्स और प्रोड्यूस मोर सेल्स। इसलिए ये क्या बोला जाता है, कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है, ये प्रोवाइड करते हैं। क्या, न्यूट्रोफिल कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करता है, प्रोवाइड करेगा। अब उसने एंटीबॉडी बनाई थी, क्या की थी उसने, एंटीबॉडी का स्टार्टिंग किया था उसने, बेसोफिल ने। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर हम लोगों ने क्या किया था उस टाइम पे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला था कि बेसोफिल्स क्या करती हैं, इसको प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब ये और क्या काम करता है, कि ये और क्या काम करती हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का जो फोर्थ है, न्यूट्रोफिल्स जो फोर्थ है, ये हेल्प इन WBC's प्रोडक्शन, हेल्प इन WBC's प्रोडक्शन। क्या करेंगे, WBC के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। क्यों, ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल स्टिमुलेटिंग फैक्टर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। न्यूट्रोफिल स्टिमुलेटिंग फैक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही ये न्यूट्रोफिल स्टिमुलेटिंग फैक्टर को इंक्रीज करेगा, अब न्यूट्रोफिल्स क्या होंगी, बढ़ने लग जाएंगी। न्यूट्रोफिल क्या होंगी, बढ़ने लग जाएंगी। और न्यूट्रोफिल क्या है, मेजर पार्ट होती हैं WBCs का, इसलिए क्या बोला जाता है, इंक्रीज WBCs। इंक्रीज WBCs, और WBCs बन रही है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। किसने क्या किया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या की, पर्टिकुलरली प्रोवाइड की। ठीक है, ये अब देखो
क्या हो गया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो अब यहाँ पर क्या है, WBC ज़्यादा है, ये खुद नंबर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है। ये क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव सेल होती है। ये मोस्ट इफेक्टिव सेल ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की सबसे इफेक्टिव सेल क्या है, न्यूट्रोफिल है, या आप लोग क्या बोल सकते हो, न्यूट्रोफिल इज द मोस्ट इफेक्टिव ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव ग्रेनुलोसाइट बोल सकते हो। ये कहाँ कहाँ पर ये क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम जो सीवियर इन्फेक्शन होते हैं, सीवियर फंगल इन्फेक्शन, सीवियर फंगल इन्फेक्शन, दूसरा क्या बोलते हो, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन दोनों के अगेंस्ट आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, याद रखना ये चीजें। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन न्यूट्रोफिल्स के बारे में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। एक चीज आप लोग याद रखना, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है शायद, जो ये न्यूट्रोफिल स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ये कब इंक्रीज होगा, फैक्टर इंक्रीज कब होता है, जब व्हेन फॉरेन पार्टिकल्स एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। फॉरेन पार्टिकल एंटर्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे, जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेंगे तभी क्या होगा, न्यूट्रोफिल स्टिमुलेटिंग फैक्टर को इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो WBCs का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव सेल ऑफ ग्रेनुलोसाइट, और क्या बोल सकते हो, दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट की अब हम लोग बात करते हैं कि एक मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, ब्लड हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ब्लड क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो ऊपर से क्या होगा, इसमें प्लाज्मा होगा, क्या होगा इसके अंदर, प्लाज्मा होगा। इसके बीच में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, अगर इसमें EDTA को मिक्स किया गया, क्या किया गया, अगर इसमें EDTA को मिक्स किया गया तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक गैप बन जाता है। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक गैप बनेगा। इस गैप को क्या बोला जाता है, बफी कोट। क्या बोला जाता है, बफी कोट। बफी कोट का मतलब क्या है, अगर साथ में EDTA है, देखो ध्यान से सुनना, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि बफी कोट क्या है, कि WBCs और सिर्फ प्लेटलेट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो EDTA है साथ में WBCs हैं और साथ में प्लेटलेट, जब ये तीनों साथ में इकट्ठी हो जाएं तब इन कंडीशन को क्या बोला जाता है, बफी कोट। इट इज द एरिया विच इंक्लूडेड और विच इज एनसराउंडेड बाय बोथ साइड्स, प्लाज्मा एंड RBC। द पर्टिकुलर एरिया or coat which is ensurrounded by or encapsulated by plasma or RBCs, then this type of area is known as buffy coat, in which EDTA, WBCs and platelet will be included। ठीक है, आप लोगों को क्या हुआ, ये सब चीजें WBCs, प्लेटलेट और RBCs का हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा डिस्कशन कर लिया। लेकिन अब नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो क्या है, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल है, जो न्यूट्रोफिल है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, देखो ध्यान से सुनना। एक्चुअल में क्या होगा, अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में कोई एंटीजन आया, अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में कोई एंटीजन आया तो क्या होता है, एक आता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा आता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2, और थर्ड वन जो आता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 3, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 3 आता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब ब्लड में क्या आया, कोई एंटीजन आया,
तो होगा क्या, हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है, या आप लोग एक चेकअप करवाते हो, HLA मैचिंग करते हो। HLA मैचिंग हम लोग क्या करते हैं, करवाते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एजेंट। ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एजेंट ये उन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करता है जो इसके रिगार्डिंग क्या है, एज एन एंटीजन काम करते हैं। क्या करते हैं, जो एज एन एंटीजन काम करते हैं। और इसी HLA के मैचिंग के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन डोनेट कर भी सकते हैं या नहीं। जो MHC1 जो है ये क्या करता है, CD4 सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्या करता है, एक्टिवेट CD4 सेल्स। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या करता है, CD8 को क्या करता है, एक्टिवेट CD8 सेल्स। और लास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, एक्टिवेट T सप्रेसर, एक्टिवेट T सप्रेसर सेल्स। ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, CD4/8 की एक्टिविटी को क्या कर देंगी, कम। जो T सप्रेसर सेल्स होंगी ये क्या करती हैं, सप्रेस CD8 सेल्स एक्टिविटी। CD8 सेल्स एक्टिविटी को क्या करती हैं, ये सप्रेस कर देंगी। ये 3 कॉम्प्लेक्स हमारी WBCs के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सी WBCs, ग्रेनुलोसाइट। और कौन सी ग्रेनुलोसाइट, वो ग्रेनुलोसाइट जो मोस्ट कॉमन होती है। और कौन सी होती है, वो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ये सेल होती है, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क करना। विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम, विच सेल ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी और WBCs, ठीक है। यहीं पर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। आज हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनना। जब भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। और एग्रेनुलोसाइट्स क्या है, ये कम नंबर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इनके बीच में, इनके साथ कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। दानेदार स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेन्यूल्स, वो इसमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अब हमने पढ़ा क्या क्या था। इसमें मैंने आप लोगों को प्लेटलेट से पहले, प्लेटलेट के साथ साथ मैंने आप लोगों को हिपैरिन के बारे में बता दिया। और फिर मैंने आप लोगों को वेरफेरिन के बारे में बताया। और वेरफेरिन में मैंने आप लोगों से बोला था कि उसको मिनट की जगह पे सेकंड कर लेना APTT के साथ में, कि कितनी सेकंड्स की उसकी वैल्यू रहती है जब आप लोग उस पर्टिकुलर पेशेंट को वेरफेरिन प्रोवाइड करते हो तो, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद आप लोगों से डिस्कस किया WBCs के बारे में। WBCs के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कितने टाइप की सेल्स होती हैं। 2 टाइप की सेल्स होती हैं, ये एग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस से पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट सेल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सी होगी, वो होंगी एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स में कितने टाइप होते हैं, 2 तरह के, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट हैं और जो लिम्फोसाइट हैं वो क्या करते हैं, जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। अब फिर उनको आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके साथ में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो CD4 सेल है, CD8 सेल है और T सप्रेसर सेल है, ये एक्टिवेट कैसे होती, ठीक है। नो सर, अगला टॉपिक।